अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं शेफ़ ईबीज़ कॉर्नर बाय शेफ़ अब्दुल्ला मिर्ज़ा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हर फ्राइडे को मैं जो है वो आप लोगों के लिए एक न्यू रेसिपी लेकर आता हूँ, जिससे आप लोगों का वीकेंड जो है बहुत अच्छा गुजरे, बहुत फ्लेवरफुल गुजरे। तो इसके लिए मैं इस दफ़ा जो रेसिपी लेकर आया हूँ वो है मेरा फेवरेट ऑनियन चिकन बर्गर, जो कि मैं आप लोगों को उसकी रेसिपी बताऊंगा और आप उसको ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा। ये बहुत क्रिस्पी और बहुत कलरफुल, बहुत फ्लेवरफुल होगा। इसके अंदर हम लोगों को करना यह है, बहुत इजी रेसिपी है और मैं बहुत इजी तरीके से इसको डिस्क्राइब करूंगा ताकि आप लोग बहुत इजीली अपने घर के अंदर इसकी प्रिपरेशन कर सकें और इसको टेस्ट कर सकें। और ये है हमारा चिकन माइंस, जो चिकन कीमा है। इसके अंदर हम लोगों को ऐड करने हैं ये इंग्रेडिएंट, जो सिंपल सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर के अंदर ऐड होगा। और इसके साथ हम लोग इसके अंदर ऐड करेंगे चॉप्ड ऑनियंस एंड चॉप जो है वो चिलीज़। ये ऐड करने की वजह यही है, असल में जो बीफ पैटी या चिकन पैटी होती है उसका जो उसकी जो कमर्शियल जो रेसिपी है वो सिंपल सॉल्ट और ब्लैक पेपर के अंदर होती है ताकि मीट का फ्लेवर आपको आ सके। लेकिन हम लोग पाकिस्तानी डिशेस ज़्यादा प्रेफर करते हैं, हम लोग स्पाइसी लवर्स हैं। तो उस सिर्फ उस वजह से मैंने ये चॉप जो है वो ऑनियन और चॉप ये चिलीज़ जो है वो रेडी की है। इसके साथ इसकी मेकिंग करते हैं। ये हम लोग इसके अंदर सॉल्ट ऐड करेंगे और जैसे कि मैंने बताया कि इसके अंदर ब्लैक पेपर भी जाएगा, ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट। अच्छा, इसके साथ मैं एक ये टिप दे दूँ आपको कि जब भी आप ये चॉप्ड ऑनियन और चॉप्ड चिलीज़ जब भी आप डालें तो इसको या तो किसी मलमल के कपड़े में या टिश्यू पेपर के अंदर इसको निकाल कर इस या किसी छन्ने के अंदर इसको निकाल कर इसका अच्छे तरीके से जो इसका पानी होता है उसको ड्राई कर लीजिए। और ड्राई करने के बाद इसका जो पेस्ट है वो आप इसके अंदर ऐड करेंगे। ये पेस्ट इसका ऐड हो गया और इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे। ये मिक्स करने के बाद इसकी चिकन पैटी बनेगी। और चिकन पैटी बनाने के लिए इसका इजी हल ये है कि वैसे तो इसका जो पैटी के जो साँचे आते हैं उस साँचों के अंदर आप इसको शेप देने के लिए आप इसको उसके अंदर डाल सकते हैं और रेडी कर सकते हैं। लेकिन अमूमन ऐसा होता है कि घर में हम लोगों के पास ये साँचे जो है जो कमर्शियल जो यूज़ होते हैं ये हमारे पास घर में अवेलेबल नहीं होते। तो उसके लिए उसका बेहतरीन हल ये है, अगर आपके पास घर में कोई कंटेनर जार है तो उसका जो ऊपर का जो कैप है आप उसको ले सकते हैं। उसको लेकर, जैसे कि मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ, मैंने भी कोई सांचा इसमें यूज़ नहीं किया है। मैंने भी एक कंटेनर जार है हमारा, उसको मैंने यूज़ करके मैं भी आप लोगों को दिखाता हूँ। बिल्कुल सिंपल और इजी वे। और ये प्लास्टिक की जो शॉपर्स होती हैं, जो अमूमन मिल्क शॉप पे और प्लास्टिक की शॉप पे आपको अमूमन मिल जाएगी, उसके अंदर आप रख के 110 ग्राम की चिकन पैटी रेडी कर सकते हैं। ये बहुत इजी तरीके से इसका शेप आ जाएगा। इससे ज़्यादा मेरे ख्याल से इजी कोई इसको शेप देने का कोई तरीका है नहीं। अब इसके साथ पैन में थोड़ा सा ऑयल लेके हम इसको हटा देते हैं। आप देख सकते हैं ये प्रॉपर पैटी का जो है वो टेस्ट आ चुका है। अब इसको हम फ्राई के लिए इसके अंदर डालेंगे। अच्छा, इसके साथ ही हम लोग जैसे कि आपने नाम में सुना होगा ये ऑनियन चिकन बर्गर है, तो इसके साथ हम लोग ऑनियन को ऐड करेंगे जो क्रिस्पी कोटेड होगा ब्रेड क्रम्स के अंदर। और ये हमें जो है वो बहुत क्रिस्पी क्रंच टेस्ट जो है वो देगा। और इसकी रेसिपी मैं आपको बता दूं, ऑनियन के रिंग्स जो हैं वो आपको जो है वो कट कर लेने हैं। और इसमें ख़ास तौर पे ये देखना है कि जो प्याज होगा वो दो मुंह का ना हो, वो सिंगल मुंह का हो, ताकि उसमें से ये रिंग्स जो हैं ये आप देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से बन जाए। ये देखें, इसकी जो रेसिपी है वो ये है कि पहले एग मिक्सचर रेडी करेंगे। इसके अंदर थोड़ा सा चिली सॉस ऐड होगा। ये थोड़ा सा ये एग मिक्सचर इसका रेडी हो गया। और इसके साथ अब हम इसको रेडी करेंगे मैदे में और ब्रेड क्रम्स में। पहले ये ऐड होगा मैदे में अच्छे तरीके से। इसको अच्छे तरीके से मैदे के अंदर आपको मिक्स कर लेना है।
एंड देन ये डिप होगा एग मिक्सचर में, एंड देन ये दोबारा से मैदे के अंदर जो है वो ऐड होगा। फिर इसको दोबारा से एग मिक्सचर में डालेंगे और इसके साथ ही इसको ब्रेड क्रम्स के अंदर डाल के ब्रेड क्रम्स की इसके ऊपर कोडिंग होगी, ताकि ये जो है ये बर्गर के अंदर हमें क्रिस्पी एंड क्रंच फ्लेवर दे। आप देख सकते हैं ये ऑनियन रिंग हमारा रेडी हो चुका है। इसके अंदर 2 ऑनियन रिंग जाएंगे। ये हमारी चिकन पैटी एक साइड से रेडी हो चुकी है। ये हमने इसको टर्न कर दिया है। अब दोबारा से हम इसको दूसरा अपना अनियन रिंग रेडी करेंगे। जितना अच्छा ये मैदे के अंदर कोट होगा, ये उतने अच्छे तरीके से क्रिस्पी फ्लेवर इसका आएगा। ये याद रखिएगा, ये 2 दफ़ा मैदे के अंदर डिप होगा, ताकि इसके ऊपर अच्छे तरीके से ब्रेड क्रम्स जो है वो ऐड हो जाए। अगर आपके पास ब्रेड क्रम्स घर में अवेलेबल ना हो तो इसमें ईजिली जो है वो जो रस्क होते हैं, जो हमारे सुबह नाश्ते में यूज़ होते हैं, उसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से उसका भी हम लोग चूरा करके, उसको ग्राइंड करके, उसका भी बना के, उससे भी ये क्रिस्पी हो जाएगा, उसकी भी कोडिंग हो सकती है। ये आप देख सकते हैं 2 हमारे ऑनियन रिंग्स रेडी हो चुके हैं। इसके साथ ही मैं ये ग्लव्स चेंज कर लूँ। अच्छा, इसके साथ जो ये डिप रेडी होगी, ये मैं बताता हूँ। इसके साथ एक बारबेक्यू डिप रेडी होगी और एक जो बर्गर सॉस की नॉर्मल डिप होती है वो रेडी होगी। उसका प्रोसीजर ये है कि आपने मेयोनीज लेनी है और इसके अंदर एक एक अच्छे फ्लेवर की बारबेक्यू सॉस लेनी है। बारबेक्यू सॉस ऐड करनी है एंड देन इसको सिंपल जो है वो, ये बहुत इजी इसकी रेसिपी है बारबेक्यू सॉस की। आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। ये आपकी बारबेक्यू सॉस जो है वो रेडी हो गई है। इसके साथ हम अपनी पैटी भी देख लेते हैं। पैटी भी हमारी रेडी है। पैटी को हम निकाल लेंगे और इसी के अंदर हम लोग थोड़ा सा और ऑयल डालेंगे और इसके अंदर हम लोग अपने ऑनियन रिंग्स को फ्राई करेंगे। ऑयल थोड़ा सा इसमें और ऐड होगा ताकि ये अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए। इसके साथ ही हम लोग असेंबलिंग करेंगे अपने बर्गर की। जिसके अंदर हम लोग बेस के अंदर ये डिप लगेगी, जो बर्गर सॉस की डिप होती है सिंपल, जिसके अंदर चिली सॉस और ये मेयोनीज ऐड होगा। ये बेस के ऊपर जो है वो लगेगी और बारबेक्यू सॉस जो है वो इसकी टॉपिंग में जाएगी, इसके ऊपर जाएगी। ये बहुत इजी रेसिपी है ये सॉसेस की भी और जो है बर्गर की भी। ये इजीली आप लोग घर में ट्राई कर सकते हैं। ये जो है आपका, ये बेस के ऊपर सॉस आ गई जो बर्गर सॉस है। इसके ऊपर आप लेटस या आइसबर्ग भी यूज़ कर सकते हैं। आइसबर्ग का भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसमें। और ये हमारे ऑनियन रिंग्स भी तकरीबन रेडी हो चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से ये क्रिस्पी फ्लेवर इसके अंदर आया है। ये हमारे ऑनियन रिंग्स भी रेडी हो चुके हैं। अब इसको निकाल के थोड़ी देर के लिए हम इसको टिश्यू पेपर के ऊपर रख लेंगे ताकि ये जो है वो
अच्छे तरीके से इसका ऑयल जो है वो जज्ब हो जाए। और ये बीफ पैटी रेडी हुई, ये बीफ पैटी इसमें जाएगी। इसके ऊपर जो है वो हमारी ये डिप जाएगी, जो बारबेक्यू डिप है। इसके ऊपर ये ऑनियन रिंग्स जाएंगे। और इसके ऊपर ये स्लाइसेस ऐड होगी। एंड देन हमारा बर्गर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकते हैं 5 to 10 मिनट्स के अंदर ये बर्गर जो है वो बहुत इजीली जो है वो रेडी हो चुका है। ये आप लोग अपने घर में ट्राई कर सकते हैं। ये ऑनियन चिकन बर्गर है। इसको मैं थोड़ा सा समराइज़ कर दूं, इसकी पैटी जो है वो सिंपल सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर के अंदर रेडी होगी और इसके अंदर चॉप्ड ऑनियन, चॉप्ड जो है वो चिलीज़ ऐड होंगी। और इसकी पैटी बनाकर हम लोग जो है वो इसको फ्राई करेंगे। इसके साथ ही हम लोग जो है वो ऑनियन रिंग्स बनाएंगे। ऑनियन रिंग्स के अंदर हम लोग को करना ये है, एग मिक्सचर बनेगा। ये पहले एग मिक्सचर के अंदर डिप होगा, फिर मैदे के अंदर डिप होगा एंड देन इसको दोबारा एग मिक्सचर के अंदर डिप करके हम लोग ब्रेड क्रम्स के अंदर ऐड करेंगे। उसके बाद इसको फ्राई कर लेंगे और इसकी बेस के ऊपर बर्गर सॉस लगेगी, जो बहुत इजी डिप है, जिसके अंदर मेयोनीज़ और हॉट सॉस हम लेंगे। ये बर्गर की बेस के ऊपर लगेगी और इसके साथ ही इसकी जो टॉपिंग होगी वो बारबेक्यू सॉस से होगी। बारबेक्यू सॉस जो है वो मेयोनीज़ और बारबेक्यू सॉस से होगी। और इसके साथ ही हमारा ऑनियन चिकन बर्गर रेडी होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीकेंड के ऊपर, नेक्स्ट फ्राइडे के ऊपर। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि नेक्स्ट डिश आप लोग कौन सी चाहते हैं। थैंक यू सो मच। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को ज़ीशान अज़हर की जानिब से प्यार भरा सलाम। आज जुम्मे का दिन है और जुम्मे का दिन हमारे मुसलमान कम्युनिटी में बहुत मुबारक दिन कहा जाता है, जिस दिन अल्लाह तबारक व तआला तमाम फैसले जो है वो मुसलमानों के लिए किए गए। मुसलमानों को नमाज का तोहफ़ा दिया गया। नमाज के बाद उससे पहले कुरान पाक जो है वो नाजिल हुआ। मुबारक 27 रमज़ान मुबारक जुमे का दिन था। और इसी तरीके से बेशतर लोग, अगर आप ज़िंदगी में आम में देखें, कराची शहर तो बेचारा इस वजह से पिसता है कि हमें हॉल वाले डेट देते हैं, लेकिन जो आप गांव या पंजाब इंटीरियर सिंध की तरफ जाते हैं तो मेजॉरिटी जो निकाह होते हैं वो जुम्मे के दिन होते हैं और इसको मुबारक दिन कहा जाता है। इसी तरीके से मज़ीद बात करेंगे, लेकिन अपने गेस्ट की तरफ जाते हैं। शेफ़ अब्दुल्ला ने बेहतरीन अंदाज में बर्गर बनाया। अब्दुल्ला के लिए मैं ये कहूँगा, बहुत बेहतरीन कुकिंग करते हैं लेकिन क्वांटिटी कम होती है, तो अब्दुल्ला ऑन एयर गिला है कि आपको क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी। और जी मेरे साथ पहले मेरे गेस्ट मौजूद हैं अनम अशरफ, जो कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी पर काम कर रही हैं और क्या क्या लोगों को, यानी बच्चों से लेकर बड़ों तक किन किन माजूरी के साथ लोग इनसे मिलते हैं और फिर ये किस तरीके से थेरेपी करती हैं, ये जानेंगे आज। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे मिजाज है आपका? ठीक, आप सुनाएं। अल्लाह का करम है। शबीर शफकत साहब, जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज है आपका? अच्छा जी, सबसे पहले अनिल साहब मुझे ये बताइएगा कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी होती क्या है और आप इसमें क्या रोल अदा करती हैं? बेसिकली ऑक्यूपेशनल थेरेपी एक नोबल प्रोफेशन है और जब से मैं इस फील्ड में आई हूँ तो मैंने यही चीज़ सीखी है कि आपने बेसिकली जो भी बच्चा है या जो भी फ़र्द है उसको लाइफ में इंडिपेंडेंट करना है। उसके खाना खाने से लेके उसके रात के सोने तक उसको हर चीज़ में इंडिपेंडेंट करना है। मतलब एक माजूरी आ गई है, अब किसी भी तरीके वजह से आई है, तो उस ब्रेन की माजूरी की वजह से हम उसको ये नहीं कर सकते कि हम उसको छोड़ देंगे उसके हाल पे। हम उसको इतना इंडिपेंडेंट करेंगे कि वो ज़िंदगी को उसी तरीके से गुजारे जैसे एक नॉर्मल इंसान गुजारता है। ठीक है, अगर बिलफर्ज जैसे एक सीपी बच्चा है, अब वो अगर चल नहीं पा रहा लेकिन उसके हाथ सही हैं तो हाथों से वो क्या क्या कर सकता है। इसी तरह से जैसे स्ट्रोक का बच्चा है या स्ट्रोक का पेशेंट है बड़ा, तो वो अपने जैसे स्ट्रोक के बाद अगर उसकी हाफ बॉडी पैरालाइज हो जाती है तो उसके बाद उसकी ज़िंदगी बिल्कुल मफलूज हो जाती है। तो उसको किस तरह से हमने कहना है कि उसने चम्मच कैसे उठाना है और उसने पानी का गिलास कैसे उठा के खुद से पीना है। मुआशरे के अंदर उनको उनका पहचान बतानी है कि आप बहुत खास हैं और आपने खास ही रहना है। और हम कम्युनिटी सर्विसेज भी करते हैं। जबरदस्त। अच्छा, मुझे बताइएगा कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, समटाइम ऐसा होता है कि कुछ बच्चे डॉक्टर इसलिए बनते हैं कि उनकी नानी, दादा, दादी, नाना, नानी में से कोई इलाज से महरूम रह जाता है, तो आपने क्यों इस पेशे को चुना? ज़ाती तजर्बा? दो वजूहात थी। एक तो जब मैंने मतलब अपना मैं इंटरमीडिएट कंप्लीट किया था तो उस वक्त मेरे फादर की बहुत ख्वाहिश थी कि मेरी तीनों बेटों में से कोई एक जो है वो ज्वाइन करे मेडिकल फील्ड। तो मैंने काफ़ी सर्च किया। मैंने कहा मतलब क्योंकि MBBS अब इट्स लाइक थोड़ा आउटडेटेड है, कह नहीं सकते, लेकिन ये फील्ड जब मैंने देखा, जब इसके बारे में रिसर्च की तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी। तो मैंने कहा कि वाई नॉट ट्राई दिस।
तो जब मैंने स्टार्ट किया था उस वक्त इसकी इतनी अवेयरनेस नहीं थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब मैंने इस फील्ड में स्टार्ट किया काम, जब मैं लोगों से मिली, जब मैं पेरेंट्स से मिली और जब मैं बच्चों को देखना शुरू किया, तब मुझे समझ आया कि ज़िंदगी इससे भी बहुत आगे है और हम बहुत कुछ मिस कर चुके हैं अब तक। ऐसे ही है। और मेरे फादर को हुआ था, हार्ट पेशेंट बने थे, तो मेरे फादर पैरालाइज भी हो गए थे, तो अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई थी मेरी पढ़ाई के दौरान ही, लाइक मेरा 4th ईयर चल रहा था। तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा लॉस था, लेकिन ये कि मैंने उस चीज़ को पूरा किया क्योंकि उनका ख्वाब था कि वो मैं अपनी डिग्री कंप्लीट करूं, और उसमें मेरी मदर का बहुत बड़ा रोल था। मेरी अम्मी का अगर सपोर्ट नहीं होता तो मैं शायद आज यहाँ नहीं बैठी भी होती। माशाल्लाह, अम्मी तो अम्मी होती हैं जी, अम्मी का सपोर्ट ना हो तो फिर कुछ नहीं होता। जी शबीज भाई, आपकी तरफ आते हैं, मुझे बताएं कि मेंटल हेल्थ अवेयरनेस पर, यानी दिमाग के अंदर जो प्रॉब्लम्स होती हैं या जहनी शिकार जो लोग होते हैं उनके हवाले से प्रोग्राम्स हो रहे हैं, और काफ़ी लोगों को हमने देखा कि जहनी तनाव, और एक सफ़ाफ माँ बाप कराची के ही हैं जिनके घर पहली बेटी पैदा हुई और उन्होंने अपनी नौमौलूद बच्ची को, जो कि 24 घंटे की भी नहीं थी, घर लेकर गए, 5वीं मंजिल से नीचे फेंक दिया बच्ची को। तो ये तो पकड़ लिया पुलिस ने उन दोनों माँ बाप को। मैं तो कहता हूँ ऐसी कोटर लगानी चाहिए कि दुनिया देखे कि आपने एक जीती जाती जान को ख़त्म कर दिया सिर्फ इसलिए कि मर्द और औरत दोनों को बेटा चाहिए था। दरअसल बात यह है कि ये हमारा मुआशरा जो है ना, खासतौर पर पाकिस्तान के अंदर हम बेटियों को बड़ा हकीर समझते हैं। हालांकि जो बेटियां जो होती हैं ना, वही जो होती हैं कि अपने घर जाने के बाद भी माँ बाप का ख्याल रखती हैं। और दूसरा ये नहीं, पाकिस्तान का मैं नहीं कहूँगा, देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हमारा, शबीर भाई थोड़ी सी इस्लाह करना चाहूँगा, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो इस्लाम के नाम पर बना है, और हिंदुइज्म में ये बहुत ज़्यादा था कि वो बेटियों को जिंदा दरगोर करते थे। फिर उसके बाद हमने जब इस्लाम आया तो सबसे पहले आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही इसकी तरबियत दी कि बेटी बहुत अहम है। फिर आपकी आल भी बेटी से चली, तो हम कुछ लोगों के लिए, पूरे मुल्क को नहीं बोलेंगे, नहीं, कुछ अनासर ऐसे, मेजॉरिटी जो है ऐसे ही। मैं आपको बताऊं, दारुल सुकून है कराची के अंदर, वहां जो है आप देखें कि जो मेंटल बच्चे होते हैं या ऐसे बच्चे जो जिनका जो ना वो उनका जो है पखाने की कोई जगह या यूरिन के लिए कोई जगह, वो क्या करते हैं, अदारे के बाहर फेंक के चले जाते हैं। बच्चे आपका, आप उसका, जैसे अभी इन्होंने कहा कि ये कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के पास जाएं और अपने बच्चों के लिए करें। आप यकीन करें, मैं दारुल सुकून गया, एक बच्ची को सिस्टर ने पकड़ा, तो बच्ची के लिए कुछ भी उन्होंने ऑपरेशन करवा के सारा गया, और वहां देखे मेंटल रिटार्टेड बच्चे जो होते हैं वो उधर आए होते हैं। क्या माँ बाप उनको नहीं संभाल सकते? आपने किस तरीके के माँ बाप है अगर बच्चों को नहीं पाल सकते? जैसे अभी ये ऐसे और भी होंगे जो इस फील्ड के अंदर है, आप उनसे जाके मेहनत करें। आपके बच्चे हैं जो आप उनकी परवरिश कर सकते हैं, दूसरा नहीं कर सकता। लेकिन क्या करते हैं हम, ऐसे बच्चे जो मेंटल होते हैं हम उनको क्या करते हैं, फेंक देते हैं। अभी आपने मेंटल के क्या, वैसे भी हम बच्चों को फेंक दे। अभी आपने देखा रिसेंटली करंगी के अंदर एक वाकया हुआ, एक बच्ची, उसकी सांसें थी, अभी पैदाइश हुई थी, तो उसको क्या किया उन्होंने, जोर से बिल्डिंग से कचरे में फेंकी जाएगी, वो किसी के घर की बालकनी में जाके गिर गई। अभी ये 2-3 दिन पहले की वाकया है ये। तो ये हम इतने सफाक, आप तो कह रहे हैं ना हम हर चीज को मजहब के खाने में, लेकिन यहाँ लोग मजहब की बात नहीं कर रहे। यहाँ लोग अपने जरूरत और अपनी ख्वाहिशों के ताबे हैं। हम हर चीज को मजहब के कॉन्टेस्ट में देखते हैं, यहाँ ऐसा नहीं है। आप यहाँ देखें कि इतनी सफाकियत कौन सा मजहब सिखाता है कि आप किसी को मार दें? शबीर भाई मसला ये होता है, देखें, औरत खुद तो बच्चा एकदम खुद से पैदा नहीं करती ना, मर्द का हाथ होता है तो दुनिया में अमल में बच्चा आता है, मर्द औरत का मिलाप दुनिया में बच्चा आता है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि मर्द औरत पे डंडा लेकर खड़ा होता है, चाहिए तो पहला बेटा चाहिए। हालांकि खुले आम अब टीवी पे बताया जाता है कि औलाद मर्द के नसीब की है, बेटा होना या बेटी होना ये मर्द पे डिपेंड करता है। औरत सिर्फ जरिया है दुनिया में लाने की, उसके अलावा और कोई उसका काम अमल दखल नहीं है। तो मकसद ये कि ये अवेयरनेस मर्दों को कैसे है। वैसे तो मैं ये कहता हूं, देखें, मुझे नहीं, मैं वैसे ऑनेस्टली ये बात कहूंगा कि मेरे पास अगर कोई चीज है, मेरे पास अगर ये मोबाइल है ना, इसको 10 महीने 8 महीने हो गए हैं, ठीक है, तो मुझे इससे लगाव हो जाएगा, मैं उसको बेचते हुए 10 दफा सोचूंगा, लेकिन अपग्रेडेशन की तरफ जाऊंगा, उसको फेंकूंगा नहीं, ठीक है। एक माँ जो कि 9 महीने बच्चे को पेट में रखती है, तकलीफें सहती है, उस पर तनाव जरूर होगा तो ये हरकत करेगी, मैं नहीं मानता। क्योंकि देखें, मुझे कल एक बड़े अच्छे एक बात हुई और डॉक्टर साहब ने कहा था कि हम सिर्फ मर्द हजरात जितने भी होते हैं ये क्या कहते हैं यार, हौसला करो सही हो जाएगा सब, वो दर्द फील नहीं कर सकते। औरत तो दर्द फील करती, तो औरत कैसे फेंक सकती है फिर बच्चे? औरत नहीं फेंकती, ये औरत को मजबूर किया जाता है। वही कह रहा हूं ना, हमारे माशरे के अंदर जो है ना, औरत किसी रिश्ते में भी हो उसको इतना मजबूर कर दिया जाता है कि वो बेचारी बेबस हो जाती है। वरना आप देखें कि अगर औरत के अंदर जितनी सलाहियतें हैं, जितनी औरत बहादुर है, मैं कहता हूँ कई मामला में आप देखें औरत जो है मर्द से बेहतर काम करती है,
लेकिन हम क्या करते हैं, औरत की सलाहियतों को मानते नहीं, हम बोलते नहीं बेटी हो गई है तो ये होता है। और ये इतना नहीं जानते कि जब बेटा जिसको मांग रहे हैं, जिसके लिए आप कह रहे हैं, वो जब उसकी बीवी आएगी तो आपको बाहर फेंक देगा। अच्छा, बेटी नहीं करेगी ऐसे। इसके बारे में ये चीज अच्छा, आप किसी भी कहीं से भी ना चीजें सीख सकते हैं, बेशक, कहीं से भी चीजें जान सकते हैं। पड़ोसी मुल्क का एक मैं इंटरव्यू देख रहा था, उसमें एक उनकी बड़ी मशहूर सिमरती ईरानी जो है, उन्होंने कहा कि मैंने एक वाकया सुना, तो उन्होंने कहा कि आप क्यों इस तरफ पॉलिटिक्स में आई ना, तो कहती है एक औरत मुझे मिली और उसने ये कहा कि मेरे घर में तीसरी बेटी पैदा हुई, तो मेरे मियाँ को, यानी पति ने ये कहा, भी मियाँ ने ये कहा कि अगर तीसरी बेटी हुई तो उसको वहीं छोड़कर आना, वरना तो मैं 2 बच्चियों को मार दूंगा, ठीक है ना। औरत ने कहा कि मैंने ठंड की रात की अपनी बच्ची को नंगा जो है विदाउट ड्रेस मैंने सर्दी में छोड़ दिया। कहती सारी रात मैं बैठी रही कि ये अभी मरती है, अभी मरती है। कहती मेरी आंख लग गई, जब मेरी आंख खुली तो मुझे होश आया। कहते डरते डरते मैंने ये देखा कि मर गई है, इसको उठाना है। तो कहती मैंने ये देखा कि बच्ची नीली जरूर हुई थी लेकिन लड़ रही थी वो जिंदगी से। कहती उसी वक्त मैंने बच्ची को उठाया और फिर मैंने ये अज़म किया कि अगर ये सर्दी से नहीं मर सकती तो इसको दुनिया की कोई ताकत नहीं मार सकती। फिर मैं अपनी बच्ची को लेकर इरादा हुई और आज वो उत्तर प्रदेश की जो है वो सीएम है, प्रोविंशियल सीएम है, ठीक है ना। तो आप ये देखें कि आपके अंदर करेज होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि देखिए आपके लिए 100 रुपया तो वो बहुत कम है, लेकिन मेरे लिए वो 100 रुपया बहुत ज्यादा है। हर किसी की लिमिटेशन, 1 महीना 2 महीने तो मेरे लिए 100 रुपया बहुत होगा, फिर बढ़ जाएंगी, फिर 100 के बाद 150 पे चली जाएंगी। तो अल्लाह ताला ने जो दिया है शबीर भाई उसके अंदर खुश रहना, उसका शुक्र करना चाहिए। हम शुक्र नहीं करते हैं, शिकायत करते हैं, मसला ये। और मुझे ये बताएं कि आपसे अगर मैं सवाल करता हूं कि किन किन मराहिल में जाकर हमें पता लगता है कि बच्चा इस थेरेपी की इसको नीड है, या इस मर्द या इस औरत को इस थेरेपी की नीड है, किस तरीके से आइडेंटिफाई होता है? अगर मैं बड़ों में देखूं तो बड़ों में जो कि मैंने आगा खान में काफ़ी काम किया था, तो आगा खान हॉस्पिटल में जैसे जो स्ट्रोक के पेशेंट्स थे, अच्छा स्ट्रोक के भी बहुत डिफरेंट केसेस होते हैं। हर स्ट्रोक का जो पेशेंट है वो एक जैसा नहीं होता, उसमें गन शॉट इंजरीज के भी थे। अब एक पेशेंट मेरे पास आया जो मेरी लाइव एग्जांपल है, जिसको मैंने ठीक किया था 15 दिन में, बहुत बड़ी बात थी। उसको गोली लगी थी और उसके दोनों हाथों में रॉड डल गई थी, ठीक है, और वो शॉल लपेट कर आया था। वो बहुत यंग 22-25 साल का बंदा था। उसने मुझे आके कहा कि मुझे गाड़ी ड्राइव करनी है, मैंने, वो पठान था, और मैं अपनी मंगेतर को मैं गाड़ी में लेके जाऊँगा, तो मैंने चलानी सुजुकी उस पर रोड जो खुदरी सी रोड है उस पर चलानी है। अच्छा, मैंने कहा ठीक है सही है। मैंने स्टार्ट की थेरेपी कराना। जब मैंने उसको स्टार्ट किया करवाना तो उसका हाथ बहुत ज़्यादा जमे हुए थे, अकड़े हुए थे, लेकिन मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी, मैं डेली कराती गई। पहले हम हाइड्रोथेरेपी करवाते थे गर्म पानी में, जैसे सिकाई करने के बाद तो थोड़े मसल्स आपके लूज़ हो जाते हैं। उसके बाद फिर चूँकि माशाल्लाह तो वो आदमी था, और फिर उसको पूरा रेंज ऑफ मोशन यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी एक्सरसाइजेज होती हैं जो हम करवा रहे थे, मैं करवाती गई। 15वें दिन वो मेरे पास आया। उसने अपने जो शरिया नूरुद्दीन है वहाँ के फेमस न्यूरो सर्जन, उन्होंने मुझे रिपोर्ट भेजी है कि उन्होंने आपने मेरे पेशेंट के साथ क्या किया है। मेरे लिए बहुत बड़ा शौक था ये। मैंने कहा सर क्या हुआ? कहते हैं 95% आपने उसकी रिकवरी कर दी है। माशाल्लाह, वेरी गुड। और बस मेरे पास अल्फाज नहीं थे, मैं इतना रोई। मैं अपने हेड के पास गई, बट थिंग इज़ दैट कि उस वक्त जो अपलॉज मुझे अपने फादर से चाहिए थी, मेरे फादर उस वक्त हयात नहीं थे। ये सब चीज़ें उसके बाद हुई। अल्लाह ताला देखिए, जाने के बाद भी ना एक बात हमेशा याद रखिएगा अनम, कि कुछ रूहें जाने के बाद भी तड़पती हैं, Exactly. और कुछ रूहें जाने के बाद खुश होती हैं। जब औलाद खुश है ना, माँ बाप की एक ऐसा रिश्ता है जो मरने के बाद भी खत्म नहीं होता। Exactly. और इस बारे में मजीद बात करेंगे। यहाँ पे ब्रेक का कहा जा रहा है, देखते रहिए मुस्कुराती सुभावित ज़ीशान है साथ स्टूडियो में बड़ी अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं, और साथ साथ शबीर शफकत भाई आपकी तरफ आएंगे। अच्छा, हमारे यहाँ पर ना अगर जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर की अगर हम बात करते हैं, ठीक है ना, हम तो इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकते उस चीज़ की, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हमारे यहाँ पर अगर कोई बाप या माँ अपनी 15 साल या 14 साल की बेटी को एक गायनाकोलॉजिस्ट के पास लेके जाते कि आया सिम्टम्स क्लियर कर लें, लम्ब है या वो एवं कोई दाना बना हुआ है या कोई सूजन हो गई है या कोई बच्ची को हिट कर गई है एरिया में कोई चीज़ काम करते हुए, हमारे यहाँ पर देखना गायनी के पास लेके गए, जरूर मुंह काला करा के आई होगी। वो माँ बाप इस डर से बच्ची को नहीं लेके जाते और बच्ची फिर जिंदगी से हाथ धो बैठती है। क्या बोलेंगे ऐसे लोगों के लिए? भाई मैं तो यही कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ जो है ना अवेयरनेस नहीं है। हमने यकीन करें स्टडी सर्कल्स रखे हुए हैं जहां हम लोगों को अवेयरनेस देते हैं कि भाई ये देखें ये चीज ना किया करें। और दूसरा, हमारी जो लेडीज हैं वो बकायदा जाके बच्चियों को ये कहती हैं कि आप अपना चेकअप खुद भी किया, जैसे आप मेकअप करती हैं तो आप अपनी बॉडी को भी चेक किया करें, क्योंकि आपको पता नहीं होता कि आप क्या कर रही हैं।
तो लेकिन हमारे लोग जो है इस चीज को नहीं देखते। और आपकी बात सही है कि जो भी बच्ची का ऐसा कोई मसला होता है फौरन उसके ऊपर एलिगेशन लग जाता है। गायनोकोलॉजिस्ट का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ ये वो जो है सिर्फ डिलीवरी के लिए या ऐसे मामलात के लिए। गायनोकोलॉजिस्ट के और भी मामला थे जो बच्चियों असल के लिए में औरत रिलेटेड जितना मामला है वो उनको पता है बिल्कुल। गायनाकोलॉजिस्ट को, ठीक है ना। आपकी बहुत सारी ऐसी हार्मोनल चेंजेस हैं जो कि या तो वक्त से पहले नहीं होनी चाहिए या प्रॉपर ऑन टाइम हो जानी चाहिए, उसके लिए भी आप गायनाकोलॉजिस्ट के पास जाती है। ऐसे ही Exactly. अच्छा, आप बलूचिस्तान बड़ा जाते हैं, बलूचिस्तान में इस तरह के केसेस होते हैं? बलूचिस्तान में बहुत है, लेकिन वहाँ अवेयरनेस है। वहाँ एक तो वहाँ लेप्रेसी का बहुत मसला है वहाँ पे, और फिर एक जो है वहाँ मेडिकल की सहूलतें नहीं है, लोगों को अवेयरनेस नहीं है, और लोग जो है मुख्तलिफ बीमारियों के अंदर पता है, जैसे आपको पता है लंग्स का और ये किडनीज का ये बड़ी प्रॉब्लम है, और औरतों के लिए तो कोई सहूलत ही नहीं है ना। तो मैं समझता हूँ कि मर्दों से ज्यादा औरतों को कॉम्प्लिकेशन ज्यादा होती हैं, तो इसलिए जितनी भी बच्चियां हैं उनको अपना चेकअप भी करना चाहिए और अपने आप को खुद भी देखना चाहिए कि कहाँ कोई गुटली तो नहीं होगी, कोई ऐसी बात तो नहीं होगी। हम अपने ब्यूटिशियन के पास जाते हैं अपने चेहरे के लिए दूसरी, लेकिन अपने आप को खुद भी चेक नहीं करते। ये बच्चियों को मैं चाहूंगा कि इस प्रोग्राम की तवज्जो से मैं चाहूंगा कि बच्चियां अपने आप को चेक करते रहे, एग्जामिन खुद भी करती रहे, क्योंकि अब अगर पहली स्टेज पे अगर पता चल जाएगा तो वो ज्यादा बेहतर होगा और वो जो है ट्रीटमेंट भी जल्दी हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही है। सेंसरी इंटीग्रेशन का क्या मतलब है, ये क्या चीज है? अच्छा, सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी बेसिकली अगर मैं आसान अल्फाज में समझाऊं तो सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी बेसिकली एक ऐसी थेरेपी है जिसमें हम सेंसेस यानी कि हवासों के ऊपर काम कर होते हैं। यानी कि हम ज़िंदगी में हम जो भी काम करें, अगर हम अपने हवास में नहीं हैं तो हम वो काम सामने मतलब हम नहीं कर सकते। बेसिकली होता ये है कि 7 तरह के सेंसेस होते हैं, हिस कहते हैं बेसिकली। हिस हमारी 7 हिस होती हैं, सूंघने की, चखने की, महसूस करने की, ठीक है। इसके अलावा जो बेसिक जो 3 सेंसेस जिस पे हम कर रहे होते हैं काम, वो प्रोपरसेप्टिव सेंस होता है, वेस्टिब्युलर होता है और टेक्टाइल होता है। टेक्टाइल होता है टच का, प्रोपरसेप्टिव होता है प्रेशर का। प्रेशर का मतलब है कि हमारी बॉडी खिला में किस तरह हरकत कर रही है, कैसे काम कर रही है, हम कितना प्रेशर लगा रहे हैं। अगर हम कोई भी काम करें, मिसाल के तौर पे एक बच्चे को मैंने पेंसिल राइटिंग सिखानी है, फाइन ग्रिप सिखानी है, तो मैं उसकी फाइन मोटर स्किल्स पे इस तरह से काम करूंगी कि मैं उसको पहले एक क्रेयॉन पकड़ा के चेक करूंगी कि आया वो कितनी ज़ोर से स्क्रिबल कर रहा है या कितनी ज़ोर से लकीर मार रहा है। अगर तो वो हल्की लकीर मारे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं उसकी जो पीछे से जो सेंसेस हैं और जो रिफ्लेक्सेस हैं वो प्रॉपर डेवलप नहीं हुए। अच्छा, एक और जो मिसकम्युनिकेशन और जो कंफ्यूजन चल रहा है वो मैं क्लियर करना चाहती हूँ जो पेरेंट्स को होता है कि सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी तो ना हर कोई कर लेता है, फिजियोथेरेपिस्ट भी कर लेता है, ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सिर्फ एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट ही आपको बताएगा। प्रॉपर असेसमेंट होती है, एक 4 सफ़ों का हमारा फॉर्म है जिसको हम यूज़ करते हैं और उस टूल को यूज़ करते हुए हम सारे सेंसेस को चेक करते हैं कि अगर ऑडिटरी है। अब जैसे मिसाल के तौर पर 2 तरह के बच्चे आते हैं, उसमें एक हाइपो सेंसिटिव होता है और एक हाइपर सेंसिटिव होता है। हाइपो वो होते हैं कि वो आप उनको ज़रा सा भी हाथ लगाएंगे ना तो वो उनको ऐसा लगेगा, इतनी ज़ोर से चीखेंगे जैसे पता नहीं क्या हो गया। तो लाइक हाइपो मतलब यहाँ तो बहुत अवॉइडिंग बिहेवियर में जाएंगे, उनका हाथ गंदा होगा तो फ़ौरन जाके हाथ धोएंगे, उनको ज़रा सी आवाज़ आएगी तो कानों पे हाथ रख लेंगे, ठीक है, और ज़ोर ज़ोर से अपने आप को कानों को मारेंगे, ठीक है। आपने बच्चों को देखा होगा ज़ोर ज़ोर से हैंड क्लैपिंग करे होते हैं, ज़ोर ज़ोर से ये वाली मूवमेंट्स करे होती हैं, ये सारी, ठीक है। ये हाइपो वाले। हाइपर सेंसिटिव वाले बच्चे वो होते हैं जो जिनको हद से ज़्यादा सीकिंग कहलाते हैं, हद से ज़्यादा उनको चीज़ें महसूस हो रही होती हैं। यानी कि जैसे अगर मैंने उसको बिलफर्स मैंने उसका हाथ पानी में डिप करवाया है, टेक्सचर शेविंग फोम लगाया है और मैंने इसे बाजरे का टेक्सचर लगाया, मैं बहुत यूज़ करती हूँ, तो उसको बहुत ज़्यादा फील हुआ है, वो उसको और ज़्यादा निकाल के अपने ऊपर लगाएगा। लेकिन उसी बरक्स अगर वो अवॉइडिंग वाला बच्चा होगा तो वो उस टब में बैठेगा ही नहीं, उसको गंदगी पसंद नहीं है, वो उठ के वहाँ से चला जाएगा। सही। तो उसको हाँ। अच्छा, वालिदैन और जो इनके सरपरस्त हैं उनको कैसे पता चलेगा कि सेंसरी प्रोसेसिंग में जो बच्चा है उसको दुश्वारी आ रही है? क्या सिम्टम्स है जिससे माँ बाप या जो उनके गार्डियन है वो समझ जाए? सिम्टम्स बहुत सारे हैं। अब हर सेंस का, जैसे अब मैंने आपको एक जैसे ऑडिटरी का बताया कि जैसे जिन बच्चों की स्पीच आ जाती है तो वो क्या करते हैं कि यहाँ तो बहुत नॉइजी हो जाते हैं, उनको बहुत चीख के बात करेंगे, एक्स्ट्रा लाउड हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बरस कुछ बच्चे वो हैं जो बिल्कुल बहुत, अगर आप बुलवा रहे हैं जैसे बेटा बोलो या ये बात करो, तो बहुत आहिस्ता काम होके बात कर रहे हैं, मतलब बहुत स्लो बात कर रहे हैं कि आप मतलब अवॉइड कर रहे हैं एक तरह से। इसके अलावा जो है अब बिहेवियर्स में ये आएगा, जैसे खाना खाया है तो फ़ौरन अपनी माँ के पास जाएगा कि ज़रा सा भी अगर सालन लग गया उसके मुंह पे, कहीं भी बॉडी पार्ट पे, तो फ़ौरन कहेगा धो। यहाँ अगर उसको कहीं चोट लगी है तो उसको इतना स्क्रैच करेगा मजीद के वो छिल जाए। मैम, आपके लिए सवाल आया है कि एक खातून है, उनकी बेटी 12 साल की है,
अच्छा, वो बच्ची उसको नॉर्मल कहा जाता है, लेकिन वो जो आप बोल रही हैं वैसे ही वो रट के बोलेगी। जैसे कि हमारे घर पर बड़ी आम सी बात है, मत करो, छोटी बच्ची, उसको तो समझ नहीं है। वो कोई भी गलत काम करती है तो अपने लिए ये वर्ड इस्तेमाल करती है, उसको क्या पता, वो तो बिल्कुल छोटी सी बच्ची है। तो वो हर चीज जो है वो वो उसको रिएक्ट करती है वैसे ही। लेकिन मगरिब के टाइम वो बेधड़क होकर रोना शुरू करती है जो इशा तक गुजर जाता है। उसके बाद फिर उसको पता ही नहीं होता, और अगर एक चीज पर अटक गई तो वो फिर अटकती है और वही चीज वो दोहराती चली जाती है। इसके लिए कुछ बताइए। ये बेसिकली ऑडिटरी इशू है। ऑडिटरी सेंस बेसिकली जो होता है वो ज़्यादा जब बच्चा सीख कर रहा होता है ना, तो उसको जैसे साउंड प्रोड्यूसिंग, जैसे अब वो रो रही है ना, तो साउंड प्रोडक्शन उसकी बढ़ जाती है। बेसिकली क्या होता है कि हमारे जो कान के जो पर्दे होते हैं, एक नॉर्मल पर्दा जो है वो कितनी फ्रिक्वेंसी यूज़ करता है वो आपको भी थोड़ा आइडिया होगा। लेकिन अगर हद से ज़्यादा वो एक चीज़, अब ये बिल्कुल वाला हिसाब है कि अगर मैंने इस पानी के गिलास में बहुत सारी चीनी भर दी है, ठीक है, और मैं भरती जा रही हूँ, तो पानी मीठा तो हो गया लेकिन वो चीनी नहीं घुलेगी। तो बिल्कुल वो वाला हिसाब है कि इतना सीकिंग बिहेवियर है, तो इस सीकिंग बिहेवियर के लिए हम नॉइस कैंसिलेशन हेडफोन्स लगाते हैं, हम ये यूज़ करवाते हैं। अच्छा, आपके लिए इन्हीं का सवाल दोबारा है कि क्या आप ये थेरेपी हमें प्रोग्राम में करके बता सकती हैं, क्योंकि मैं इस वक्त आपको जाड़ा वाला में देख रही हूँ। मेरे पास बच्चा नहीं है, मैं नहीं, हम नेक्स्ट प्रोग्राम रखते हैं। जी, आप जी। यहाँ पर ना हाँ, एक live काम एक session कर लूंगी। जैसे कि मैं एक्ट करूं, हाँ, ठीक है, नहीं, हम कोई ये बच्चा बच्चा ले आए या हम एक्ट कर लेते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। या हमारे कोई साथी मेंबर आकर यहाँ हाँ, एक्ट कोई करेगा, छोटा, तो थोड़ा सा। आप उसको कैसे रिएक्शन में देंगे? ठीक है, सही है। ठीक है ना। अच्छा हो जाए। तो मकसद ये है कि ये देखते हैं, 2 सवाल और हैं। अब आपके सवाल मुझे रोकने पड़ेंगे, कोई लोगों के सवाल करने पड़ते हैं। तो आई एम सॉरी फॉर दैट कि मैं आपका सवाल रोकूंगा। आप मुझे ये बताइएगा शबीर भाई कि अगर कोई शख्स कुछ बेहतरी का काम करना चाहता है, लेकिन उसको डर है कि मैंने काम किया, मैं ठेकेदारी निज़ाम की बात कर रहा हूँ, इंटीरियर की तरफ, बलूचिस्तान की तरफ की बात मैं कर रहा हूँ, या ऐसे रूरल इलाके जहाँ पर सिर्फ एक का राज चलता है, बाकी सब सुनते हैं, वहां पर अगर उसकी आवाज़ को दबाया जा रहा है, ये सवाल है, तो वो क्या करे? देखिए जी, मैं तो ये समझता हूँ कि उसकी आवाज को दबाया को हार्ट से मैसेज है ये को हार्ट से मैसेज है, वो दबाया जा रहा है तो वो अपनी जान बचाए, मैं तो ये कहूंगा। क्योंकि वजह सिर्फ ये है कि यहाँ जो है ना, आजकल आपको पता है, हमारे अंदर जो है ना इतनी एग्रेशन हो गई है कि हम बर्दाश्त नहीं करते। एक अच्छा बंदा काम कर रहा है, आप ये देख रहे हैं जो तरक्याती काम क्यों रुके हुए हैं, वो यही है कि जो काम कर रहा है वो बंदे को अपनी मर्जी के हिसाब से, जो आपने कहा ना, एक आदमी जो वो चाहता है कि मेरी मर्जी के हिसाब से काम हो, उसकी जेबें भरी जाए, और वो बंदे को रोकेगा, बाई फोर्स भी रोकेगा और हर कुव्वत से रोकेगा। इस तरह कई लोगों की जानें चली गई। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं कि बाद ठेकेदारों ने ईमानदारी से काम करने की कोशिश की और अब अटक के भी हमने ये काम करना है, धुन थी कि मैंने करना है, लेकिन क्या हुआ, उनको नुकसान उठाना पड़ा, जानी भी माल और माली भी, दो नुकसान उठाना पड़ता है। तो इसलिए जब तक हम अपने सिस्टम को बेहतर नहीं करेंगे, ऐसे लोगों के खिलाफ रियासत खड़ी हो, जो ऐसे लोग हैं जो जहां लोगों की अपनी कमांड है, अपना कंट्रोल है, उनको खत्म किया जाए। जैसे पंजाब के अंदर खुदा का शुक्र है काफी अच्छा काम हो रहा है कि ऐसे लोगों के खिलाफ गहरा तंग किया जा रहा है। तो मैं समझता हूं कि अगर ऐसा हो जाएगा तो शबीर भाई, फिर उनका सवाल है कि क्या आपको हार्ट तक रसाई करके मेरी मदद कर सकते हैं, क्योंकि हमारे इलाके में जो गरीब का बच्चा, उसको जो उनका इलाका उसमें पढ़ने नहीं दिया जाता, अगर वो पढ़े तो या तो उसके वालिदैन को मारा जाता है, उस बच्चे को बहुत मारा जाता है। जी हाँ, ये ट्राइबल एरिया है, ये बात जो कर रहे हैं ये वहाँ कबायली निज़ाम है, बलोचिस्तान में भी ऐसा निज़ाम है। अब मसला ये है कि रियासत जो है इसके अंदर करते, मैं और आप नहीं कर सकते, मैं और आप आवाज़ उठा सकते हैं। रियासत जो है ये कबायली सिस्टम खत्म करे, वहाँ अपनी रेट कायम करे, क्योंकि वो बंदे जो है उनको उनके अपने बच्चे तो पढ़ते हैं, लेकिन वो जो है इलाके के बच्चों को नहीं पढ़ने देते कि उनके गुलाम रहे, उनके मती रहे, वो जैसे चाहे वैसे करें। मैंने ये बात शबीर भाई थोड़ी सी काटूंगा कि ये वाकई में पीटीवी का दौर बड़ा अच्छा था। पीटीवी का एक ड्रामा, मैंने उसका सेंट्रल आइडिया पढ़ा था, देखा तो मैंने नहीं, मारवी ड्रामा एक चला था, तो उसके अंदर भी यही निजाम दिखाया गया पूरा कि मारवी के अंदर वो तो कारोकारी करना और ये चीजें, ये तो शायद खत्म हो गया। काफी मतलब सिंधी कम्युनिटी जो है बहुत पढ़ लिख गई है, तो उन्होंने काफी हद तक इसको कंट्रोल किया, लेकिन बाज जगह जहां पे अभी भी जहालत है वहां ऐसा कर देते हैं। अभी आपने बलोचिस्तान में नहीं देखा था, वो बच्ची को मार दिया गया। तो ये आप देखिए, ये किसी की जान लेना जो है बड़ा आसान हो। ऊपर से मैं एक बात नहीं सुहेल शबीर भाई, शफकत भाई सॉरी, मुझे ये समझ नहीं आती कि माँ उठकर कुरान से खुद ही दलाइल दे दिया, कुरान के अंदर ये मौजूद है,
देखें बात ये तो माँ ही कुरान शरीफ को यकीन करें, जो ये बातें करते हैं ना, वो उन्होंने कुरान शरीफ को खुद पढ़ा ही नहीं होता, ऐसा ही है। और ना उसको ना तर्जुमे से पढ़े, ना उसके बारे में जानते हैं। वो रट्टी रटाई जो उनको चौधरियों ने या वडेरों ने जो बताई होती है ना कि ये लिखा हुआ है, वो वही बातें करते हैं। माँ कैसे अपनी बच्ची को मारने के लिए दे लेकिन सकती माँ में थिड़क नहीं थी। है? माँ मजबूर है, ट्राइबल एरिया है। ओके। माँ कैसे करे? औरत बेबस है, आपको पता ही नहीं। मैं तो ट्राइबल एरिया में गया हूं, लोगों, आप अभी देखें 200 बंदों को अंदरूनी सिंध से हाई कोर्ट के हुक्म से उनको बाजियाब करवाया। वडेरे ने उनको 2 साल से अपने कंट्रोल में किया था पूरी फैमिली को। आप देखें ना, रियासत को आगे आना, या रियासत मां होती है, रियासत आ गया, ये वडेरों को और सरदारों के खिलाफ कार्रवाई करे कि आप किस तरीके से लोगों की जिंदगियों के फैसले कर रहे हैं, आप किस तरीके से लोगों को रोक रहे हैं। आप देखें सिंध के अंदर स्कूल बने हुए हैं, स्कूल मास्टरों की फीसें जा रही हैं, लेकिन वहां स्कूल बच्चे नहीं जा रहे। ऐसा ही है। मैम आपके लिए फिर सवाल आया है कि हमें ये बताइए कि मेरी बीवी, हमारे 2 बच्चे हैं, लेकिन तीसरे बच्चे के बाद उसकी हरकतें बिल्कुल डिफरेंट हो गई हैं। वो बच्चे की तरह ही रोती है, उसको बच्चे को देखकर, मतलब उसी को देखकर जिद करने लगती है। ऐसा लगता है कि इसमें भी कोई बच्चे की रूह आ गई। कुछ लोग कहते हैं कि इसके ऊपर किसी के जिन का साया है। मुझे बताइए। जिन का साया तो खैर नहीं होता, बहुत अब वो आउटडेटेड चीज़ है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि बहुत सारे अब केसेस सामने आ रहे हैं अनडायग्नोज ADHD इंडिविजुअल। दिस इज ADHD। नहीं तो जो अब वो ये बच्चों कर के बाद रही है। होता है ऐसी चीजें? नहीं, बच्चों के बाद नहीं, मैं आपको ये बता रही हूँ कि बचपन से ही हम लोग का बचपन अनडायग्नोस है। काफ़ी सारे आपको केसेस मिलेंगे जो ऐसी हरकतें करेंगे। अब वो यही हुआ कि दो डिलीवरीज में तो सही रही, लेकिन अब तीसरी दफ़ा हुई तो उसके वो सिम्टम्स बाहर आ गए। हाँ, वो लिखा हुआ है कि वो फीडर के लिए भी रोती हैं। Exactly. वो बच्चा जिस वक्त रो रहा होता है, बच्चे को अगर सिरिलैक का कोई नीड है, इवन दो रस खाना तो छीन के रोती हैं कि मुझे भी दो। जी, अटेंशन मांगने के लिए। तो ये सेशंस फिर हम Brain करने पे affect पड़ेंगे, हुआ है। क्योंकि देखिए हम एक बहुत प्रोग्राम ज़रूरी में है। तो मैं चाहती हूँ कि प्लेटफॉर्म मुझे मिले और मैं उस पर डील कराऊँ। डॉक्टर साहब कह रहे सवाल निपटा रहे। डॉक्टर साहब मैंने उनसे रिक्वेस्ट करके सॉरी किया है, क्योंकि उनके मैसेजेस आ रहे हैं और हमें जो है विद सॉरी, क्योंकि लोगों को अवेयर करना जरूरी है। अच्छा, दूसरा ये सवाल है कि आप कहाँ पर होती हैं और थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। अच्छा, मैंने अभी लास्ट कराची डाउन सिंड्रोम थेरेपी प्रोग्राम से रिजाइन किया है और मेरे 14 साल हो गए मुझे इस फील्ड में। नहीं, आपका क्लिनिक वगैरह कहाँ? क्लिनिक मेरा अपना अस्करी फोर में है। अस्करी मेरे फोर अपने में। घर में ही सेटअप। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर आपसे कोई राब्ता करना चाहे तो हेल्पलाइन नंबर? जी, मेरा नंबर आप स्क्रीन पे शेयर कर सकते हैं। ठीक है, मैं कर दूंगा, वो मसला नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि अगर कोई ऐसा बच्चा है, ठीक है, 1 मिनट मेरे पास मौजूद है, दोनों ने आपने आंसर देना है, एक सवाल उनके लिए, एक सवाल आपके लिए, कि अगर कोई ऐसा बच्चा आ जाता है फैमिली में, उसके लिए क्या करना चाहिए? कुछ नहीं, बस डे 1 से हम थेरेपी स्टार्ट करेंगे। जितनी अर्ली उसकी डायग्नोसिस और थेरेपी होगी, उतनी जल्दी बाय द एज ऑफ 6 या 7 वो सेटल हो जाएगा। सेटल हो जाएगा, मतलब नॉर्मल लाइफ गुजारेगा। जबरदस्त। शबीर भाई, आपके लिए सवाल है कि मुझे ये बताएं कि अगर कोई शख्स चाहता है कि वो कुछ करे, सामने नहीं भी आता, बैक एंड पे वो आपसे राब्ता कर सकता है? बिल्कुल कर सकते हैं। अपना नंबर बता दें जिसपे आपसे राब्ता हो। 0333-211-8407। ठीक है, मतलब इस नंबर पे आप अवेलेबल होंगे और आपसे राब्ता करें। बिल्कुल जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का कि आपने हमें ज्वाइन इन किया। और अगेन सॉरी कि क्योंकि जब सवाल आते तो हमें लोगों को एंटरटेन ज्यादा, क्योंकि हमें देखने वाले बहुत, और जिस तरह से आप लोगों के लिए कराची तो अपना शहर है, आउट ऑफ द सिटी जब क्वेश्चंस आते हैं तो हम पहले उनको केटर करते हैं। तो वही वाली चीज कि बिल्कुल आप डॉक्टर साहब को हम खींच के रखेंगे पास कि आपके जितने भी मसले मसाइल हैं उनको हम करें। और शबीर भाई इज द वन कि जो वाकई में रहनुमाई आपको बेहतरीन देंगे। मैं शबीर भाई के साथ इन टच रहूंगी, जबरदस्त, मेरे बहुत काम आएंगे। ये बिल्कुल ऐसे ही आप लोग का सेशन साथ ही रखते हैं ताकि आप भी थेरेपी करें, आप बताएं। हम लोग सोशल वर्कर्स के साथ भी काम करते हैं ना, बाहर के मुल्क में तो, यहाँ तो खैर नहीं है, लेकिन बाहर के मुल्क में ऑक्यूपेशनल थेरेपी से सोशल वर्कर्स बहुत ज्यादा काम करते हैं। जबरदस्त हो गया। इसी के साथ हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद हमें कुछ नए मेहमान ज्वाइन इन करेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया और अल्लाह तबारक व तआला आपको नजरे बद से बचाए। इसी के साथ एक ब्रेक, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह विद ज़ीशान अज़हर।